कवियों ने हमें बताया है कि ब्यूटी और सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, लेकिन क्या आपने कभी इस कहावत पर सोचना बंद किया है? सुंदरता को पुराने जमाने में जिस रूप से देखा गया था वह समय अब बदल गया है और यह अलग अलग सोसाइटीज में बिल्कुल अलग हो गया है। यह फैक्ट हमें बताता है कि सुंदरता को वास्तव में कुछ रूल्स और आइडल्स के आधार पर तय किया जाता है। सुंदरता का यह झूठ हमारे समाज में खासकर महिलाओं के लिए आइडल बनने का प्रेशर क्रिएट करता है। यह एक झूठ है जो महिलाओं को पुरुषों से कम वैल्यू दिए जाने की बात करता है। यह महिलाओं को मेकअप और कपड़े खरीदने, प्लास्टिक सर्जरी करवाने और कई बार तो भूखा रहने की प्रैक्टिस करने तक के लिए इंस्पायर करता है। आइए दोस्तों, हम इस ब्यूटी से जुड़े झूठ के इतिहास का पता लगाएं और जानें कि आज भी सोसाइटी में इसको क्यों माना जाता है। सुंदरता के प्रेजेंट स्टैंडर्ड्स महिलाओं को कंट्रोल करने और मेल डोमिनेंस को बनाए रखने का एक पॉलिटिकल तरीका है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। महिलाओं के राइट्स के लिए जो मूवमेंट्स हुए, उन्होंने पिछले कुछ दशकों में इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस पाई है दोस्तों। लेकिन जहां महिलाओं के लिए कई लीगल राइट्स मिले हैं, उनको हायर एजुकेशन की परमिशन भी मिली है, वो आगे बढ़ रही हैं और मेल डोमिनेंट प्रोफेशंस में एंट्री भी ले रही हैं, फिर भी कुछ एरियाज में वो आज भी पीछे रह गई हैं। हालांकि महिलाओं ने पिछले 50 वर्षों में लीगली और इकोनॉमिकली कई अचीवमेंट्स पाए हैं, लेकिन फीमेल ब्यूटी को गलत तरीके से प्रेजेंट करने वाली इमेजेस भी बढ़ गई हैं। इन इमेजेस का उपयोग महिलाओं की प्रोग्रेस को कम करने के लिए किया जा रहा है, जिसे ब्यूटी मिथ के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूटी मिथ्स का दावा है कि ब्यूटी या सुंदरता एक मैजिकल क्वालिटी है, एक ऐसी क्वालिटी जो कि महिलाओं को अपनी फाड़ से सब कुछ करने, कुछ भी पाने या उसे बनाए रखने के लिए करना चाहिए। मिथ और कुछ थॉट्स पर भी लागू होती है। उदाहरण के लिए, ब्यूटी नेचुरली एक अच्छी और फायदेमंद क्वालिटी है और इसके बिना महिलाओं की कोई वैल्यू नहीं है और ना ही उनकी कोई पहचान है। उन महिलाओं पर विचार करें जो अपने प्रोफेशन में टॉप पर हैं दोस्तों। तो विचार करें दोस्तों, अचीवमेंट्स और सक्सेस मिलने के बाद भी अच्छे दिखने का प्रेशर खत्म नहीं होता है। अधिक फाड़ और पोजीशन वाली महिलाओं को भी जब बारीकी से जांचा जाता है तो उन पर भी बेहतर दिखने का प्रेशर और बढ़ जाता है। ब्यूटी मिथ महिलाओं को कंट्रोल करने की, फाड़ देने की कल्चरल आइडियोलॉजी का अंतिम तरीका है, खासकर उन महिलाओं को जिन्हें फ्रीली अपनी डिजायर्स का पीछा करने के लिए मौका दिया गया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले महिलाओं के सोशल वैल्यूज को बड़े पैमाने पर उनके घर के भीतर के कामों के मेजर से देखा जाता था। उनको काम की योग्यता, फिजिकल स्ट्रेंथ और फर्टिलिटी की क्वालिटीज के आधार पर आंका जाता था, सुंदरता के बेसिस पर नहीं दोस्तों। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ महिलाओं के लिए फ्रीडम भी बढ़ गई। पेट्रियार्कल या मेल डोमिनेंट सोसाइटी को बनाए रखने के लिए महिलाओं की फ्रीडम और फाड़ को कम करने के लिए एक नया और अधिक मिसलीडिंग तरीका बनाने की जरूरत थी दोस्तों। ब्यूटी मिथ यही करती है, यह महिलाओं को उलझाए हुए रखती है। यह विनाशकारी रूप में उनका खुद से एक कंपटीशन कराती है और वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करती है, क्योंकि ब्यूटी इमेजेस और स्टैंडर्ड्स में चेंजेस आए हैं। दूसरों की मंजूरी की जरूरत बढ़ने के कारण महिलाओं की पहचान लगातार कमजोर हो रही है। हमारी वर्क प्लेस ब्यूटी मिथ को बढ़ाती है और बनाए रखती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद केवल 32.8% अमेरिकी महिलाएं ही एम्प्लॉयड थी दोस्तों। 1984 तक यह 53.4% तक पहुंच गया और इस चेंज ने मेल डोमिनेटेड पावर स्ट्रक्चर को हिला दिया। सालों से चली आ रही मेल डोमिनेंस के लिए महिलाओं ने समान अपॉर्चुनिटीज की मांग करने वाले विशाल और अस्थिर ग्रुप को बनाया। इस प्रभाव को रोकने के लिए एक भेदभाव करने वाला सिस्टम बन गया। एक महिला की अपीयरेंस को उसकी सबसे डिजायरेबल विशेषता के रूप में प्रेजेंट करने वाला सिस्टम बनाया गया। ऑथर इस सिस्टम को प्रोफेशनल ब्यूटी क्वालिफिकेशन PBQ के रूप में समझाती है। बेशक PBQ प्रोफेशंस यानी एक्ट्रेस, मॉडल, डांसर्स लंबे समय से हमारे आसपास ही थे। उदाहरण के लिए 1972 में मार्गरेटा सेंट क्रॉस नाम की एक पूर्व प्लेबॉय क्लब वेट्रेस ने प्लेबॉय के खिलाफ मुकदमा दायर किया, क्योंकि उसे यह कहकर निकाल दिया गया कि उसने अपनी बनी इमेज खो दी है। इस केस में हम बनी इमेज रैंकिंग सिस्टम पर एक नजर डालते हैं और हम देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड कितने अजीब से हैं। आपका चेहरा, फिगर, ग्रूमिंग फ्लॉलेस होनी चाहिए। आप एक असाधारण रूप से सुंदर लड़की होनी चाहिए। आपकी एज मामूली रूप से बढ़ रही हो या आप में एक सुधार करने योग्य प्रॉब्लम डेवलप हो गई हो। आपने अपनी बनी इमेज खो दी है, यानी कि बुढ़ापा या एक सही ना हो सकने वाली प्रॉब्लम के कारण आप ऐसे हो गई हैं।
न्यूयॉर्क स्टेट ह्यूमन राइट अपील बोर्ड ने प्लेबॉय के फेवर में फैसला दिया और कहा कि प्लेबॉय के पास एक निर्धारित करने का अधिकार है कि कोई महिला काम करने के लिए सही है या नहीं है उनकी फर्म के अंदर। प्लेबॉय में काम करने वाली महिलाओं को एक ना जीत पाने वाली भेदभाव की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, ये सब जानते हैं। उदाहरण के लिए महिलाओं को बहुत आकर्षक होने के कारण भी निकाल दिया जा सकता है। बार्न्स वर्सेस पोस्टल केस में कहा गया कि अगर महिलाओं की अपीयरेंस अनवेलकम एडवांसेस को बढ़ावा देती हैं तो ऐसी महिलाओं को कानूनी तौर पर सेक्सुअल हरासमेंट को इनवाइट करने का दोषी बताया जा सकता है। दूसरी तरफ हमारे पास हॉपकिंस वर्सेस प्राइस वाटरहाउस वाला केस भी है दोस्तों, जिसमें मिस हॉपकिंस को अकाउंटिंग फर्म में पार्टनरशिप देने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि उन्हें चलना, बात करना और औरतों की तरह मेकअप और ड्रेसअप करना नहीं आता था। क्या मैगजीन में खूबसूरत मॉडल वाले एडवर्टाइजमेंट्स या स्प्रेड्स आपको कभी भी आपकी सेल्फ इमेज के बारे में बुरा महसूस करवाते हैं? यदि हाँ, तो ये एड्स अपना काम कर रहे हैं। आखिरकार एडवर्टाइजर्स वुमेन मैगजीन्स के साथ साथ ज्यादातर पब्लिकेशन मटेरियल को डिसाइड करते हैं। इन मैगजीन्स के साथ ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया ब्यूटी की उन इमेजेस और स्टैंडर्ड्स पर काम करती है जो उनको पैसे देने वाली कंपनियों के फेवर में काम करती हो। वो इंश्योर करते हैं कि कंपनियां प्रॉफिट कमाती रहें और उनसे एड स्पेस खरीदना जारी रखें। 1950 और 60 के दशक में महिलाओं की पॉपुलर इमेज खुश, डेडिकेटेड और बिजी हाउसवाइफ्स की थी। इन एड्स ने होम मेकिंग को एक प्रोफेशन की तरह प्रेजेंट किया था ताकि हाउसवाइफ्स अपने करियर को आगे बढ़ाने की जरूरत महसूस न करें। जैसा कि बेटी फ्रेडन ने अपनी ट्रेंड मेकिंग बुक द फेमिनिस्ट मिस्टीक में बताया है कि अमेरिकन हाउसवाइफ्स में पहचान और पर्पस की कमी होती है। एडवर्टाइजर्स और घरेलू सामान बेचने वाली कंपनियों के लिए बिजनेस की स्ट्रैटेजीज बदल गई थी और आज यही मैगजीन्स अपने पैसे कमाने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ मुड़ गई है। तो यह क्लियर हो गया है कि महिलाएं वर्कफोर्स की परमानेंट पार्ट बन गई हैं, तो मैगजीन्स और एडवर्टाइजर्स ने अपने गियर्स बदल लिए हैं। घर पर काम में लिए जाने वाले आइटम्स को बेचने के बजाय उन्होंने ब्यूटी मिथ्स को गले लगाने के प्रयास में डाइट सप्लीमेंट्स, कॉस्मेटिक्स और उम्र कम करने वाली क्रीम जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए परफेक्शन की इमेजेस को यूज करना चालू कर दिया है। इन इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स को पूरा ना करने से महिलाएं खुद को इंफीरियर या कमतर महसूस करती हैं, जो उन्हें केवल ब्यूटी मिथ प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए इंस्पायर करता है। रिजल्ट्स बताते हैं कि 1968 और 1972 के बीच डाइट रिलेटेड आर्टिकल्स की संख्या 70% बढ़ गई है और 1988 में मैगजीन ने कॉस्मेटिक कंपनी से $650 मिलियन फीस के तौर पर कमाए हैं, जबकि पहले फेमस रह चुके घर के सामानों में उन्हें इस अमाउंट का सिर्फ 10वां हिस्सा मिला है। 1991 में ब्यूटी मिथ्स कुछ उभरती इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रहा था। डाइट इंडस्ट्री हर वर्ष $33 बिलियन कमा रही थी। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री $20 बिलियन कमा रही थी। कॉस्मेटिक सर्जरी $300 मिलियन और पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री $7 बिलियन कमा रही थी। यह क्लियर है कि ब्यूटी एक मजबूत करेंसी है। ब्यूटी मिथ फिजिकली, मेंटली एंड इकोनॉमिकली महिलाओं के लिए गंभीर रिजल्ट्स देते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। शायद आप सोच रहे हैं कि ब्यूटी मिथ कितनी हार्मफुल हो सकती है। महिलाओं पर इसके बहुत बुरे इफेक्ट हो सकते हैं, पर उनको दबाने वालों के लिए बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं। वर्क प्लेस पर ब्यूटी मिथ्स महिलाओं को उनकी अपीयरेंस के आधार पर बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये डबल स्टैंडर्ड्स यह भी इंश्योर करता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम कमाएं। हर प्रोफेशन में इस चैलेंज को फेस करना पड़ता है। 1991 में औसतन 25 से 34 यानी 34 की एज के मेल लॉयर्स ने $27,563 कमाए, जबकि महिला लॉयर्स ने 20,570 यानी $20,570 कमाए। उसी वर्ष रिटेल सेल्समैन ने $24,002 अर्जित किए और वहीं सेल्स वुमेन ने केवल 7,470 यानी 7,470 कमाए। यहां तक कि फीमेल हेयर ड्रेसर भी अपने मेल कॉम्पिटिटर्स की तुलना में $7,603 कम कमाती हैं। और आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में महिलाएं हर साल $1 के लिए औसतन 0.79 कमाती हैं एज कंपेयर टू मेल्स। भेदभाव के टॉप पर मॉडर्न वुमेन की सुंदरता की खोज उनके ओवरऑल हेल्थ पर एक बड़ा प्रभाव डालती है। यह कोई रहस्य की बात नहीं है दोस्तों कि ब्यूटी मिथ्स एक परफेक्ट वुमेन को बेहद पतला होने के रूप में डिफाइन करती है। इसकी वजह से
एनोरेक्सिया या भूख की कमी से सफर करती हैं। इससे गंभीर महामारी भी पैदा हो रही है जो 5 में से 10 महिलाओं को परेशान कर रही है। अधिक से अधिक अमेरिकी महिलाएं ब्यूटी मिथ्स से प्रभावित हो रही हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भूख की कमी से जो अमेरिकन जूझते हैं उनमें से 90 से 95% महिलाएं हैं। ब्यूटी मिथ के अनहेल्दी इफेक्ट्स महिलाओं को एक दूसरे से अलग करने के साथ और उनमें कंपटीशन क्रिएट कराती है। अक्सर खूबसूरत महिलाओं को दूसरी महिलाओं से ईर्ष्या और ट्रस्ट की कमी से जूझते हुए देखा जा सकता है, और आप उनकी एक दूसरे के प्रति यूज की जाने वाली लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने में भी नेगेटिविटी पा सकते हैं, जैसे अरे वह तो इतनी परफेक्ट है कि मैं तो बस मर ही जाऊं, या आप ऐसी महिलाओं से नफरत नहीं करते जो इस तरीके से खा सकती है। और इस फेमस एड की टैगलाइन को तो कभी ना भूलिए, मुझसे नफरत ना करें क्योंकि मैं सुंदर हूं। अगर आपको ये हिंदी में ये लाइंस याद नहीं आ रही है तो मैं आपको बता देता हूं। ओ शी इज सो परफेक्ट आई कुड जस्ट डाई, और डोंट यू हेट वुमेन हु कैन ईट लाइक दैट, और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, डोंट हेट मी बिकॉज आई एम ब्यूटिफुल। वुमेन यूनिटी की कमी महिलाओं को फाइनेंशियली भी इफेक्ट करती है। यूनाइटेड किंगडम में 50% वर्किंग वुमेन किसी यूनियन में नहीं है, लेकिन यह नंबर्स यूनाइटेड स्टेट्स में 86% तक पहुंच गई है। कई इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि यूनियंस गरीबी के फेमिनाइजेशन के लिए सॉल्यूशन है, क्योंकि जो महिलाएं यूनियन बनाकर काम करती हैं उनकी इनकम एवरेज से 30% अधिक होती है। सोचिए कि महिलाएं क्या हासिल कर सकती हैं अगर वे एक दूसरे के खिलाफ काम करने के बजाय साथ मिलकर काम करें, अगर वो खुद को ब्यूटी मिथ्स की लिमिट से फ्री कर दें। तो हम खुद को दमनकारी ब्यूटी मिथ से कैसे मुक्त करा सकते हैं? ब्यूटी मिथ का मुकाबला करने की दिशा में पहला कदम उन सभी फोर्सेस के बारे में अवेयर हुए जो इसे जीवित रखते हैं। ब्यूटी मिथ एक रास्ते की तरह है जो आकर्षक, प्रेरक और मनोरंजक है दोस्तों, और ये आपको सुलझाए रखने के लिए गिल्ट और विक्टिम ब्लेमिंग का उपयोग करने से भी नहीं डरता है। और फिर फूड इंडस्ट्री है जो लेडीज पर यह आरोप लगाती है कि कुछ गलत खाने पर वो अक्सर शरारती हो जाती हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है जिस पर व्हीट थिन्स ब्रांड अपने स्लोगन में जोर देते हैं कि आपको सुबह में खुद से नफरत नहीं होती है, जो बताती है कि कुछ खाने के लिए खुद से नफरत करना एक महिला के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। दूसरा कदम ब्यूटी मिथ को पूरी तरीके से रिजेक्ट करना है दोस्तों। इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाओं को अच्छा दिखना या मेकअप करना लगभग बंद करना है। महिलाएं जैसा चाहें वैसे कपड़े पहन सकती हैं, उन्हें अपनी शर्तों पर फैसला करना चाहिए, ना कि किसी से डर कर जीना चाहिए। इसका यह भी मतलब है कि हमें महिला एकजुटता और उनके आसपास के रिलेशनशिप को मजबूत करने की जरूरत है। पुरुषों के लिए अपने ब्यूटी को रिजर्व रखने के बजाय महिलाओं को इसे महिलाओं के साथ शेयर करना चाहिए और उन्हें एक दूसरे की प्रशंसा करने के लिए फ्री महसूस करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्यूटी मिथ को भेदभावपूर्ण और डबल स्टैंडर्ड्स के लिए पहचाना जाना चाहिए, तभी हम इसे खत्म कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए हमें महिलाओं की बात सुननी चाहिए और अपने कल्चर को एक्सपैंड करना चाहिए ताकि वे अपने असली नजरिए और इच्छाओं को इसमें शामिल कर सके। ब्यूटी या सुंदरता एक ऐसा माइंडसेट है जो आदमियों को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली मदद करता है। ये पाए जाने वाला योग्य ब्यूटी मिथ इसलिए आज भी फॉलो किए जाते हैं ताकि महिलाएं कमजोर और डिवाइडेड रहें। इस पर काबू पाने का तरीका ब्यूटी मिथ के बारे में अवेयर होना है और सुंदरता के बिगड़ते स्टैंडर्ड के खिलाफ लड़ना है।